वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग, वेलकम टू योर क्लास ऑफ साइंस। और आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। अब हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन ना एक नया कॉन्सेप्ट है आपके लिए, बट मैं साथ ही साथ ये भी कहूँगी कि ये कोई नई बात नहीं है आपके लिए, क्योंकि आप अपनी डेली रूटीन में ये सब चीज़ें देखते हैं। ठीक, पर ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक बहुत डिफरेंट एस्पेक्ट है। और मुझे मालूम है मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या लेना चाहते हैं अगली क्लास में, बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपकी आने वाली कई क्लासेस में क्या होगा, जब आप बड़ी क्लास में जाएंगे, 11th क्लास में जाएंगे, तो वहाँ पर ये कंप्लीट एक नया टॉपिक बनेगा और एक नया सब्जेक्ट भी होता है ये बायोलॉजी में, ठीक, जिसे हम एवोल्यूशनरी बायोलॉजी भी बोलते हैं। ठीक, पर मैं ये बड़ी बड़ी बातें नहीं करूंगी। आज हम इस टॉपिक को मजे मजे में आराम से समझेंगे। ठीक, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। हेरिडिटी वर्ड, हेरिडिटी मतलब जैसे हम कहाँ से आए, क्या चीज़ इनहेरिट हुई, कैसे इनहेरिट हुई। तो अब इस चैप्टर को समझने के लिए थोड़ा सा हमें रिप्रोडक्शन के बारे में मालूम होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि एवोल्यूशन या हेरिडिटी हम तभी पढ़ पाएंगे जब हमें थोड़ा सा रिप्रोडक्शन के बेसिक टॉपिक के बारे में थोड़ी नॉलेज हो। ठीक, तो थोड़ा अगर याद है तो बहुत बढ़िया, नहीं याद तो सुन लीजिए। हमने रिप्रोडक्शन में पढ़ा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने क्या देखा था कि एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, राइट। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो हेरिडिटी और एवोल्यूशन इसी टॉपिक का थोड़ा एडवांस्ड वर्जन है। इसी टॉपिक को हम थोड़ा आगे लेकर जाएंगे। क्लियर? और अब थोड़ा सा इसमें हम सेल के बारे में भी देखेंगे। क्यों? हमने जाना था कि सेल का कंट्रोल सेंटर यानी कि न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है जेनेटिक मटेरियल। तो ये सारी कहानी आज की जो है, ये जेनेटिक मटेरियल कैसे अगली जनरेशन में जाता है, किस तरह से अगली जनरेशन में आने के बाद ये और अगली जनरेशन में इनहेरिट हो जाता है, आज हम इसी बात को समझेंगे। तो चलिए, सो इन दिस चैप्टर हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, हम समझने वाले हैं हेरिडिटी और एवोल्यूशन को। तो हमारा फर्स्ट पैराग्राफ क्या कहता है इस चैप्टर का? वी हैव सीन दैट रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स। रिप्रोडक्शन का मतलब ये है कि न्यू इंडिविजुअल्स बनाना जो कि सिमिलर हैं। अब ध्यान दो, मैंने यहाँ पर वर्ड यूज किया सिमिलर, आइडेंटिकल वर्ड नहीं यूज किया। क्लियर? क्यों नहीं यूज करा अभी थोड़ी देर में बताऊंगी मैं। सो बट सटली डिफरेंट, वी हैव डिस्कस्ड हाउ सम वेरिएशन क्रॉप्स इन, या कैसे वेरिएशन प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान भी कुछ ना कुछ वेरिएशन, कुछ ना कुछ बदलाव जरूर आता है। आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स या आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स नहीं बनते, बल्कि सिमिलर ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं। क्लियर? तो and the number of successful variations are maximized by the process of sexual reproduction, और sexual reproduction के दौरान और भी ज़्यादा वेरिएशन पाई जाती है। क्लियर? तो ये जो वो चीज़ें हैं जिसके बारे में मैंने अभी आपको बात किया, और यही लॉन्ग टर्म में जाकर यही वेरिएशंस अकुमुलेट हो जाती हैं और फिर हम कहते हैं कि एवोल्यूशन हो गई। हम सब ये जानते हैं ना, हम कहते हैं कि हमारे पूर्वज जो थे वो कौन थे? एप्स थे, मंकीज थे, वहाँ से हम इवॉल्व हुए, यहाँ तक हम ह्यूमन बींग्स तक बने। तो एवोल्यूशन आज भी चल रही है, और एवोल्यूशन का मतलब है धीरे धीरे वेरिएशंस का आना, और वेरिएशंस फायदेमंद होंगी तो हम अपनी ऑफस्प्रिंग्स को, हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन में वो वेरिएशंस पास करेंगे। क्लियर? तो सारी कहानी है हमारे रिप्रोडक्शन प्रोसेस से रिलेटेड। ठीक, अब यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक जो हम करने वाले हैं, अकुमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। अब जब हम प्रीवियस जनरेशन से न्यू जनरेशन में इनहेरिटेंस होती है किसी भी तरह की, तो बेसिक बॉडी डिज़ाइन सेम रहता है। ठीक, अब ऐसा तो नहीं है कि ह्यूमन बींग्स के ऑफस्प्रिंग्स जो हैं वो किसी और एनिमल जैसे लगेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो बॉडी डिज़ाइन बिल्कुल सेम है, बट थोड़ी थोड़ी वेरिएशंस होंगी। आप बिल्कुल अपने पापा जैसे नहीं लगते, आप बिल्कुल सेम अपने मम्मी जैसे नहीं लगते, बट उनके पास भी 2 आंखें हैं, आपके पास भी 2 आंखें हैं। सो बेसिक जो ह्यूमन डिज़ाइन है वो सेम रहा, बट थोड़ी थोड़ी वेरिएशंस आती चली गई। नाउ
think what would happen when this new generation in its turn reproduces? अब जो नई जनरेशन बनी वो भी तो एक टाइम के बाद रिप्रोड्यूस करेगी ना, तो फिर जो उनकी जनरेशन आएगी, जो उनके ऑफस्प्रिंग्स आएंगे या जो उनकी प्रोजेनी आएगी, प्रोजेनी मतलब नेक्स्ट जनरेशन जो आएगी, उसमें भी तो वेरिएशंस होंगे। और ऐसे वेरिएशंस जो हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है आती जाएंगी और एक समय ऐसा आएगा कि वेरिएशंस की वजह से क्या होगा, एवोल्यूशन होगी। क्लियर? अब यहाँ पर आपकी बुक में एक एग्जाम्पल लेकर समझा रखा है। ठीक, अब एग्जाम्पल क्या ले रखा है यहाँ पर वो ध्यान से देखते हैं। मान लिया है उन्होंने कि यहाँ पर एक सिंगल ऑर्गेनिज्म है जो कि एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो सिंगल ऑर्गेनिज्म ही होगा और इससे बनते हैं दो ऑफस्प्रिंग, ये और ये। अब जरा ध्यान से अपने इस जो बुक की आपकी फिगर है, ये इस पिक्चर को, फिगर 9.1 को ध्यान से देखना। ये था एक कंप्लीटली ब्लू कलर का उन्होंने बैक्टीरियम दिखाया हुआ। क्लियर? जब एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस किया तो दो ऑफस्प्रिंग्स बन गए और उनमें माइन्यूट वेरिएशंस आ गई। वो एनवायरनमेंट की वजह से भी आ सकती हैं। क्लियर? क्योंकि एनवायरनमेंट उन्हीं वेरिएशंस को, उन्हीं चेंजेस को फेवर करेगा जो कि बेटर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे किसी भी ऑफस्प्रिंग को या किसी भी जनरेशन को, किसी भी इंडिविजुअल को। क्लियर? तो यहाँ पर ये ब्लू कलर का, यहाँ ना उन्होंने कलर्स का यूज इसलिए किया ताकि आपको ये समझ में आए कि पेरेंट के बिल्कुल आइडेंटिकल प्रोजेनी नहीं होगी बट सिमिलर होगी। क्लियर? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर ये रेड कलर का जो है एक ट्रेट आ गया, मान लेते हैं इसको हम, एक अजम्पशन कर लेते हैं कि एक डिफरेंट ट्रेट आ गया। ठीक, वेरिएशन आ गई। और दूसरी जो ऑफस्प्रिंग है उसके अंदर क्या हुआ, यहाँ पर ये ग्रीन कलर का उन्होंने वेरिएशन दिखा दी। अब इन टर्न जब ये वाली जनरेशन, ये दोनों भी तो रिप्रोड्यूस करेंगे एंड दे विल फॉर्म टू इंडिविजुअल्स ईच। यहाँ पर अगर हम बैक्टीरियम वाली बात देख रहे हैं तो यहाँ पर फिर दो नए इंडिविजुअल बने, ऑफस्प्रिंग्स बने और फिर उनके अंदर पेरेंट वाली वेरिएशन तो थी ही थी और साथ ही साथ एक और वेरिएशन क्रॉप इन कर गई, एक और वेरिएशन आ गई। फिर अब हम इसमें देख लेते हैं, यहाँ पर ग्रीन वेरिएशन, ग्रीन कलर का ये वेरिएशन दिखाई हुई थी तो वो तो रही। ठीक, साथ ही साथ किसी और में और चेंज भी आ गया। यहाँ आप देख रहे हो स्काई ब्लू कलर का जो है वेरिएशन दिखा दी। पर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ जो है बिल्कुल क्या हो जाए, सिमिलर हो जाए अपने पेरेंट के, जैसे ये वाला ऑफस्प्रिंग जो है बिल्कुल अपने पेरेंट के सिमिलर है और यहाँ पर इधर एक और वेरिएशन क्रॉप इन कर गई। तो साल दर साल अब ये आगे ये वाली जनरेशन भी तो रिप्रोड्यूस करेगी और फिर इनके अंदर भी डिफरेंट वेरिएशंस आ जाएंगी। मान लेती हूँ मैं यहाँ पर कुछ और वेरिएशन दिखा दूँ तो साल दर साल का मतलब मेरा यहाँ पर कहने से है जनरेशन आफ्टर जनरेशन। तो एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन, तीसरी, चौथी और इस तरह से वेरिएशंस आती जाएंगी। ठीक, फिर चाहे वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो या फिर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम थोड़ा सा और डिटेल में अभी बाद में देखेंगे। क्लियर? सो फिगर 9.1 would represent the situation if a single individual reproduces as happens in asexual reproduction. So one bacterium divides, then again the resultant two bacteria divide. There would be only minor differences between them generated due to small inaccuracies in DNA copying. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है पर यहाँ पर भी तो कुछ डीएनए कॉपी करने के दौरान कुछ चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर वेरिएशंस आएंगे। बट अगर ये होती एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो क्या होता, एक ग्रेटर डाइवर्सिटी ऑफ वेरिएशंस जो है, अ ग्रेटर नंबर ऑफ वेरिएशंस देखने को मिलती। क्यों? रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होने का मतलब ये है कि दोनों से थोड़ी थोड़ी वेरिएशंस आएंगी इंडिविजुअल में, फिर वो इंडिविजुअल आके रिप्रोड्यूस करेगा तो फिर दोबारा से जो उसके पार्टनर की चेंजेस हैं या उसके पार्टनर के जीनोम की वजह से, डीएनए की वजह से और वेरिएशंस आएंगी। तो जहां एक पेरेंट इन्वॉल्व था वहां तो वेरिएशंस आएंगी ड्यू टू सम एरर्स इन डीएनए कॉपिंग। ठीक, या एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से भी हो सकता है। बट व्हेन इट कम्स टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो इंश्योर करती है अ ग्रेटर डाइवर्सिटी ऑफ वेरिएशंस। क्लियर? अब वेरिएशंस मैं बहुत देर से बोल रही हूँ बट सवाल ये उठता है, डू ऑल दीज वेरिएशंस इन अ स्पीशीज हैव इक्वल चांसेस ऑफ सर्वाइविंग इन द एनवायरनमेंट इन विच दे फाइंड देमसेल्व्स? क्या ये सारी वेरिएशंस यूजफुल हैं और ये इक्वली सर्वाइव करेंगी बदलते एनवायरनमेंट में?
तो हमेशा वेरिएशंस वो सर्वाइव करती हैं जो कि किसी भी जनरेशन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगी। क्लियर? ऑब्वियस सी बात है, अगर एक बैक्टीरिया है, ठीक है, उसमें एक चेंज आ गया, एक वेरिएशन आ गई कि वो हीट टॉलरेंट हो गया, कुछ एक टेम्परेचर ऑफ हीट जो है, टेम्परेचर को टॉलरेंस उसकी आ गई उस वेरिएशन में, तो ऑब्वियसली अगर कोई ऐसी एडवर्स कंडीशन आएगी जहां टेम्परेचर बढ़ गए, तो वो जो वेरिएशन वाला बैक्टीरिया है वो तो सर्वाइव कर जाएगा, यानी कि उसकी स्टेबिलिटी इंश्योर हो गई उस वेरिएशन की वजह से, जहां वो स्टेबल और आराम से सर्वाइव कर जाता है ड्यू टू इट्स हीट टॉलरेंस वेरिएशन। क्लियर? तो बहुत ही सिंपल बात है, वेरिएशन वो ही सर्वाइव करेगी एनवायरनमेंट के अंदर जो स्पीशीज को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगी। क्लियर? So obviously not, depending upon the nature of variations, different individuals would have different kinds of advantages. तो जैसा वेरिएशन आएगा उस हिसाब से इंडिविजुअल को डिफरेंट एडवांटेज मिलेगा, और अगर कोई एडवर्स कंडीशन आती है, कोई ऐसा एनवायरमेंटल फैक्टर आता है, चेंज आता है, तो वो इंश्योर करेगा कि वेरिएशन वाला इंडिविजुअल सर्वाइव कर जाए, वो वेरिएशन नेचर में सर्वाइव हो जाए। क्लियर? तो वेरिएशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और वेरिएशंस होती इसलिए हैं ताकि सर्वाइवल बेटर हो सके। तो दो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं अब आपके बुक में, वो भी देख लेते हैं। इफ अ ट्रेट ए एग्जिस्ट इन 10% ऑफ अ पॉपुलेशन ऑफ एन एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्पीशीज, एक एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्पीशीज है, उसमें एक वेरिएशन जो है, एक ट्रेट है, ट्रेट मतलब कैरेक्टर, ठीक है, वो चाहे हीट चेंज हो गया, चाहे कोई और टॉलरेंस हो गई, कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर को हम ट्रेट कहते हैं। सो इफ अ ट्रेट ए, एक ट्रेट ए एग्जिस्ट कर रहा है 10% पॉपुलेशन के अंदर, एंड अ ट्रेट बी एग्जिस्ट इन 60% ऑफ द सेम पॉपुलेशन, सो विच ट्रेट इज लाइकली टू हैव अरिजन अर्लियर? सिंपल सी बात है, एक ट्रेट 10% पॉपुलेशन में है, एक ट्रेट 60% सेम पॉपुलेशन में है, तो कौन सा ट्रेट इज लाइकली टू हैव अरिजन अर्लियर, वो पहले आया होगा? तो बिल्कुल बहुत सिंपल बात है, जो ट्रेट 60% पॉपुलेशन में है ऑब्वियसली वो पहले आया होगा, और तभी तो वो जनरेशन दर जनरेशन आगे पास ऑन हो गया, और 60% पॉपुलेशन में आज वो ट्रेट पाया जाता है। जबकि अगर कोई ट्रेट 10% पॉपुलेशन में है, तो इसका मतलब ये है कि वो न्यूली क्रॉप इन वेरिएशन है, और अभी एनवायरनमेंट में उतना डोमिनेंट नहीं हुआ है, ठीक, उस पर्टिकुलर स्पीशीज के अंदर फेवर नहीं करा है। तो 10% पॉपुलेशन में, इसका मतलब वो अभी आया है। जो 60% पॉपुलेशन में ट्रेट एग्जिस्ट कर रहा है, वो जरूर पहले अराइज हुआ होगा। क्लियर? चलिए, हाउ डज द क्रिएशन ऑफ वेरिएशंस इन अ स्पीशीज प्रमोट सर्वाइवल? अभी हमने बात की कि वेरिएशंस का बनना स्पीशीज की सर्वाइवल कैसे प्रमोट करता है, तो हम यहाँ पर ये लिख देंगे, वेरिएशन इज रिलेटेड टू एन एस्पेक्ट और अ ट्रेट विच एंश्योर्स बेटर और एन एडवांटेजियस लिविंग। एक एडवांटेज प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है उस वेरिएशन का, क्योंकि अगर वो एडवांटेजियस नहीं होगी, अगर वो कोई उस पॉपुलेशन को एडवांटेज नहीं देगी, तो ऑफस्प्रिंग में पास ऑन नहीं की जाएगी, ठीक, एनवायरनमेंट उसे सपोर्ट ही नहीं करेगा, ठीक। सो if a variation is there, it has to have certain advantage related to the survival of a particular species, and that is why variations ensure a survival. Clear? अपने इसी चैप्टर का हम बचा हुआ हिस्सा अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक पढ़ते रहिए एंड थैंक यू।